फर्स्ट गियर में 40, सेकंड में 70, थर्ड में 95, फोर्थ में 120, फिफ्थ में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है मेरी जावा 42। आई होप कि तुमने ये वाली वीडियो देख ली होगी ऊपर आई बटन पर, इसके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि इसकी परफॉर्मेंस ऑन रोड अब कैसी है, यानी कि अभी कैसी चलती है, कैसा पिकअप देती है। क्लच प्लेट से रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड अभी इसमें कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ वेल्व चेंज हुए हैं इसमें। और अगर ये जो मिनिमल सी मॉडिफिकेशन जो कि काफ़ी डिसेंट मुझे लगती हैं, आई डोंट नो तुम्हें पसंद आ रही है या नहीं, बट अगर ये तुम्हें मॉडिफिकेशन पसंद आ रही हैं, क्या क्या मैंने इस पर लगाया हुआ है, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड मॉडिफिकेशन वीडियो जल्दी पोस्ट करूँगा। फ़िलहाल हम आज इसका रिव्यू करते हैं कि बाइक चल कैसी रही है। कंडीशन तुम देख सकते हो, और अगर इसके मेंटेनेंस कितना खर्च हुआ। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस बाइक को मेरे पास 4 साल हो चुके हैं अभी तक, और 4 साल में कितना एक्सपेंसेस आया है इस बाइक पे वो मैंने वीडियो ऊपर पोस्ट कर दिया, आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस फ़िलहाल कैसी है। तो गाइज़, ये है बाइक, साउंड क्वालिटी इसकी ऐसी हो रही है अभी, और रोड पे दिखाऊंगा मैं तुम्हें चला के कि चलती कैसी है। अब मुझे तो बहुत पसंद है, साउंड क्वालिटी इसकी वैसी है जैसी थी, और ये स्टॉक एग्जॉस्ट पे साउंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिकअप तुम देख सकते हो, तो चलिए रेव करते हैं और देखते हैं बाइक का पावर आउटपुट कैसा मिल रहा है। तो ये जो इसका क्विक शिफ्ट नेचर है, ये ही एक रीज़न है कि अभी तक बाइक मेरे पास है। रोड पे थोड़ा सा जैम मिलने वाला है फ़िलहाल, तो थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ रॉयल एनफील्ड की किसी बाइक को किसी बस से ओवरटेक करूँ तो मुझे मतलब काफ़ी एफर्ट पुश करना पड़ता है अपना, अगर किसी बस से ओवरटेक करना हो। अब साइड मिलते ही देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये बाइक कैसे निकलती है आगे। नहीं है मौका, अभी नहीं है। अब क्रूज़र या कह सकते हैं रेट्रो क्लासिक बाइक होने के बाद भी इसका जो पावर आउटपुट है वो ऐसा रखा गया है कि आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी इस बाइक में। और मेरा जो मन बना था इस बाइक को लेने का, उसके पीछे भी रीज़न यही था कि जब मैंने इसकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, इसके इंजन का मैकेनिज्म देखा, तो लगा कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट बाइक रहेगी। क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा पसंद नहीं आती उनके सिटिंग पोजीशन की वजह से, थोड़ा सा लीन होकर बैठना पड़ता है, मेरे शोल्डर दुखने लगते थे उन पर, इवन लोअर बॉडी भी। ये है, तो ये वाला क्विक शिफ्ट नेचर जो है, इस वजह से बाइक मुझे ज़्यादा पसंद है। और जैसे कि लास्ट वाली वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट्स थे, ज़्यादातर तो पॉजिटिव ही कमेंट्स थे इसके मेंटेनेंस से रिलेटेड। और एक कमेंट ये भी था कि हाँ एक्सपेंसिव है, होंडा CB हाइनेस में बहुत कम आता है। उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो सारे मेंटेनेंस कॉस्ट देने के बाद भी मुझे बाइक ज़्यादा बेटर लगती है। हाइनेस तो मैंने नहीं चलाई है, लेकिन हंटर ज़रूर चलाई है, और ये कब 120 अचीव कर लेती है। देखो अभी 6th गियर भी नहीं डाला, 5th गियर में 120 अचीव कर ली थी इसने। और ये मुझे मतलब दोनों बाइक का मज़ा देती है, स्पोर्ट्स का एज वेल एज रेट्रो क्लासिक का। और हैंडल बार इसका भी स्टॉक ही है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। और राइड क्वालिटी तुम देख सकते हो, स्पोर्टी सी राइड क्वालिटी इसकी मुझे मिलती है। ऐसा नहीं लगता कि मैं एक क्रूज़र या रेट्रो क्लासिक बाइक राइड कर रहा हूँ। ये है भाई मज़ा कि अगर मूड ऑफ हो तो नो मैटर कौन सी बाइक है आपके पास, आप लेके निकल जाओ, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। समझ रहे हो?
देख रहे हो ना, तो ये जो एनालिटिक परफॉर्मेंस है इसकी, ये है रीज़न जावा को लेने का मेरा। और इसी रीज़न से मैंने ये बाइक ली थी, और मुझे इसका कसम से कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने बाइक क्यों ली थी, या मुझे इसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं। ज़्यादा एक्सपेंसेस भी मैंने वीडियो बना दी है, देख लेना। आई थिंक 3 से 4 साल के 4 साल के बाद जो है वो एक्सपेंसेस आने शुरू हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर साल खर्चे आते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं 4 साल का एवरेज निकालूं तो अराउंड 15,000 पर ईयर इसका मेंटेनेंस बैठता है, अगर मैं 4 साल पे डालूं इक्वली। मेनली जो एक्सपेंसेस आए हैं वो इस वाले साल में आए हैं, यानी कि चौथे साल में, लाइक टायर का, थोड़ा सा इंजन का, थोड़ा सा थ्रॉटल बॉडी। ये है ओवरटेकिंग का मज़ा इस बाइक से। और खींचती चली जाती है भाई, खींचती चली जाती है। ऐसा नहीं कि रेट्रो क्लासिक है तो इंजन इसका लैग हो जाएगा एक आरपीएम के बाद में। काफ़ी आई थिंक 6000 आरपीएम से ऊपर ही चला जाता है विदाउट चेंजिंग एनी गियर। तो वो एक मज़ेदार एक्सपीरियंस है इस बाइक का कि स्पोर्टी नेचर इंजन का मिलता है। डाउन शिफ्ट एंड यू आर रेडी टू फ्लाई। ये एक्सपीरियंस मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था कि इसको देख के तुम बाइक लेने का डिसाइड करो। रॉयल एनफील्ड हंटर या रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की कोई सी भी बाइक, इससे मैच करना वैसा ही होगा जैसे कि आप एक ट्रायम्फ की बाइक 300 सीसी वाली से इसे कंपेयर करो या रॉयल एनफील्ड की बाइक को कंपेयर करो। हर बाइक का अपना प्लस एंड माइनस पॉइंट होता है, वो चाहे रॉयल एनफील्ड हो या फिर ट्रायम्फ हो और एनीथिंग। भले से ये जावा है, वैसे तो इंडियन कंपनी नहीं है, चेक रिपब्लिक की ब्रांड है, थोड़े से एक्सपेंसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं। महिंद्रा ग्रुप इसको इंडिया में चला रहा है, तो राइट्स तो खैर हैं ही उनके पास और उसके पेमेंट भी जाती होगी, तो खर्चे थोड़े से हैं। बट जो जल्दी जल्दी सेंसर वाली बात मैंने बताई थी, छोटे छोटे इशू कुछ आ जाते हैं, वो एक परफॉर्मेंस बाइक में आपको देखने को मिलेंगे, वो आते रहते हैं अगर आप बेल्ट करोगे। और मुझे सच में बताऊं तो मुझे आराम से चलने की थोड़ी सी कम आदत है कि अगर मैं पीसफुली चलना है तब मैं एक आइडल स्पीड पे चलता हूँ, वरना थोड़ा सा खींचने की आदत। ओहो, थोड़ा सिटी से बाहर हो जाते हैं, पहले थोड़ा रश से निकल जाते हैं, उसके बाद सेफली राइड करेंगे। ब्रेकिंग देखो, ब्रेकिंग ज़बरदस्त ब्रेकिंग है भाई, बाइक की कंट्रोल एकदम हो जाती है। मतलब मेरा कहना ये नहीं है कि बाइक को भागना ही अच्छा चाहिए, मतलब भागने के साथ साथ वो विद इन टाइम कंट्रोल भी हो जाए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि आपने भगा तो ली, उसके बाद वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो उस बात से भी कोई फ़ायदा नहीं है ना कि आपने भगा ली उसके बाद कंट्रोल नहीं हो रही और आप एंड अप वेरी पर्सली। तो उससे बेटर है कि हल्के ही चलो। अब इतना कॉन्फिडेंस जो थोड़ा सा इस बाइक को राइड करने के बाद आता है, वो इसलिए कि वो मालूम है, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो है कि हाँ कंट्रोल हो जाएगी। थोड़ा सा अगर आप अग्रेसिवली राइड भी करोगे तब भी ये बाइक कंट्रोल ईजिली हो जाती है, विदाउट आउट ऑफ कंट्रोल और ऐसी सिचुएशन नहीं है आती इसमें मुझे अभी तक। मैंने तुम्हें दिखाई हुई है पीछे वाली राइड में कि जो राइडिंग कंडीशन है इस बाइक की वो वर्थ इट है फॉर योर मनी व्हाट यू पे फॉर अ ब्रांड लाइक जावा। सेफली राइड करने के लिए नेशनल हाईवेज़ ही सही रहते हैं, सिटी राइड में काफ़ी रिस्क रहता है, पता नहीं कौन कहाँ से कब निकल आए। तो थोड़ा बाहर ही चलते हैं शहर से। लेकिन एक ये भी है कि लोकल में थोड़ी सी स्पीड का प्रॉपरली थोड़ा सा आइडिया रहता है कि आप किस स्पीड पे चल रहे हो या किस स्पीड से आप ओवरटेक कर रहे हो द कार्स विच आर गोइंग बाय योर साइड और कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। तो वो भी एक रीज़न है कि सिटी राइड का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर रहता है दिखाना। वो इसलिए कि ज़्यादातर तो लोग सिटी राइड ही करते हैं ना, तो बाइक कंफर्टेबल है सिटी राइड के लिए या नहीं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हें दिखाना। तो इसलिए मैं तुम्हें इसमें दोनों ही इसके एक्सपीरियंस दूंगा कि 4 साल बाद बाइक में कितना
इम्प्रूवमेंट और डाउनग्रेड हुआ है, जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में डाउनग्रेड तो नहीं हुआ है। बाइक अब पहले से बेटर चलती है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक माइलेज, लाइक परफॉर्मेंस, लाइक पिकअप। अभी भी पिकअप में कोई फ़र्क नहीं आया है। आई थिंक 32,000 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। क्लच प्लेट अभी वही है जो बाइक के साथ आई थी, तो आई थिंक क्लच प्लेट भी अगर हम इसकी बदलवाएं तो परफॉर्मेंस और बढ़ेगी। एक इशू और है कि इसका ECU मैं मैप करने की सोच रहा हूँ। एक ECU आता है एक ब्रांड का, नाम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि उसी में जाना है या किसी और में जाना है। तो जब मेरा मन बन जाएगा कि इस ब्रांड का ECU अपडेट करना है, दूसरा लगाना है, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। फ़िलहाल मेरा जो मन है वो ये है कि इसका ECU एक नया लगाया जाए जिसमें आपको डिफरेंट मोड्स मिले, ऑटो मैपिंग हुआ मिले कि आपको उसमें कुछ मैप ना कराना पड़े इंजन, वो जस्ट स्विच लगेगा यहाँ पे और उससे आप डिफरेंट मोड्स, आई थिंक 20 मोड्स मिलते हैं उसमें, कि जिसमें आप डिफरेंट राइडिंग कंडीशन राइड कर सकते हो। तो वो देखते हैं कि उसका मेरा क्या प्लान होता है। इसके साथ जाते हैं हम या नया ECU लेके आते हैं। और नया ECU तो लेके आऊँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में तुम ज़रूर बताना। अगर जावा को तुम मैप हुआ हुआ देखना चाहते हो कि मैप, इंजन मैप हो गया, इसका कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी, तो उसके लिए कमेंट में तुम लिख देना भाई कि कर लो मैप, क्योंकि ख़र्चा थोड़ा सा बड़ा है, 12-15 हज़ार चले जाएंगे। नहीं, दोबारा दिखाता हूँ मेरे को। अब देखो मैं हाईवे पे हूँ, आई थिंक सामने हम 1 किलोमीटर तक अच्छे से राइड कर सकते हैं। बाइक है फर्स्ट गियर में और हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट गियर में 40, सेकंड में 70, थर्ड में 95, फोर्थ में 120, फिफ्थ में अरे फिफ्थ में 120 से ऊपर जाएगी। अब है 6th गियर, लेकिन आगे सिचुएशन, चलो मतलब 5th गियर में 120 तो जा ही रही है। इसके आगे जितना बेल्ट कर सकते हैं 150 बाइक जाती है, तो 150 तक तो जाएगी, बट थोड़ा सा भी सिटी रोड ही है साइड में, सेफ नहीं है। रुक जाओ, कोई भी आ सकता है। उतना बेटर रोड ये नहीं है, इसमें बम्प्स हैं और मैं ज़्यादा अनसेफ होकर राइड करना प्रेफर नहीं करता जब तक मुझे खुद सेफ्टी फील ना हो। दिल्ली वाला जो एक्सप्रेस वे है उस पर आप कंफर्टेबली बेल्ट कर सकते हो बाइक को और पूरा रोड एक नंबर है। अभी यहाँ इतने बम्प हैं, बताओ मैं क्या 150 पे जाऊँ इस रोड पे, वो भी बाइक पे। अब डला है 6th गियर 130 पे। मसला वही है कि देखो यहाँ कोई ना कोई आ रहा है। स्पीड करते हुए बोलूँगा कम, क्योंकि माइंड डाइवर्ट होता है तुम्हें एक्सप्लेन करने में, इसलिए खामोशी तो तुम स्पीड देखो।
140 तो अचीव कर लिए। थोड़ा सा रोड का भी ध्यान रखना पड़ता है देखो, क्योंकि छोटे छोटे विलेज जो हैं वो कट रहे हैं यहाँ से, थोड़ा सेफ़ नहीं रहता, पता नहीं कौन कैसे चल रहा है। जहाँ तक बेल्ट कर सकता हूँ उतना दिखा रहा हूँ। 140 ईजिली अचीव कर लेती है। अगर मैं दिल्ली एक्सप्रेस वे हूँ तो 150 में गया हूँ, मेरी कोई ओल्डर वीडियो तुम देख लेना। तो ये है परफॉर्मेंस मेरी जावा की फ़िलहाल। और अगर तुम देखना चाहते हो इसमें मैंने क्या मोड्स लगाए हुए हैं, लाइक सारा हैंडल बार पे या बाइक पे, तो वो तुम एक नेक्स्ट वीडियो आएगी मॉडिफिकेशन डेडिकेटेड, उसमें तुम देख लेना, ठीक है। और अगर मॉडिफिकेशन इन डेप्थ वीडियो देखना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, वो वीडियो में मैं नेक्स्ट वीक पोस्ट करूँगा।